नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत कोविड टीकाकरण में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश को आध्यात्मिक और आरोग्य पर्यटन का केंद्र बनाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और COP26 के सफल नतीजों के लिए रचनात्मक रूप से काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेज़न इंडिया देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का विनिर्माण शुरू करेगी। देश में अब तक 87 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रन से हराया। 4 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 6 वर्षों में लोक कल्याण के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे गरीब लोग भी सम्मान की जिंदगी जी सकें। श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर अमल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको स्वच्छता सुविधाओं के दायरे में लाने से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं तक, धुआं रहित चूल्हे से लेकर बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराने तक और टेक्नोलॉजी से लेकर सबके लिए आवास जैसी भारत की लोक कल्याण योजनाओं ने अनगिनत लोगों की जिंदगियों को छुआ है। भारत में आरोग्य पर दिए जा रहे जोर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोग्य की भारत की सोच बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अंतर्गत आने वाली आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या अमेरिका और यूरोप के कई देशों की समूची आबादी से भी अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इसके तहत दी जाने वाली दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में टीकाकरण में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया को कोविड-19 के टीकों की बड़ी आवश्यकता है और भारत को इस बात पर गर्व है कि उसने कई देशों को ये टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने भारत को आध्यात्मिक और आरोग्य पर्यटन का केंद्र बनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद विश्व को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और भारत चाहता है कि इसे विश्व के विभिन्न देशों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाया जाए। इंडिया इज प्लेइंग ए सेंट्रल रोल इन ग्लोबल वैक्सीनेशन। आवर विजन फॉर वेलनेस इज एज मच ग्लोबल as it is domestic. Friends, the world is looking at health and wellness very seriously, especially after COVID-19. India has much to offer in this regard. Let us work towards making India a hub for spiritual and wellness tourism. Our yoga and Ayurveda can contribute to a healthy planet. It is our aim to present this to the world in a language they understand. प्रधानमंत्री ने विश्व में योग और ध्यान की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि आज अवसाद की बीमारी बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आज विश्व भागम भाग वाली जीवन शैली से उपजी अनेक बीमारियों से लेकर महामारी और अवसाद से लेकर आतंकवाद तक की परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सहज मार्ग, हार्टफुलनेस, ये कार्यक्रम और योग विश्व के लिए आशा की किरण की तरह है।
कोरोना महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की जागरूकता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि इसमें योग और आयुर्वेद के बारे में आम लोगों की जानकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, शांतिमय और स्वस्थ बनाने तथा लोगों में आध्यात्मिक कल्याण की भावना जगाने में रामचंद्र मिशन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने में रामचंद्र मिशन के योगदान की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ा झील के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव जैसे लोगों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घोड़े पर सवार मूर्ति के निर्माण के अतिरिक्त कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी राज्य में इन अन्य कॉलेजों के लिए काम चल रहा है। इससे वहां चिकित्सा सुविधाएं काफी बेहतर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहराइच जिले के विकास से स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी प्रदेश में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें पर्यटन का विकास और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के और राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अधिक पर्यटक आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है ताकि प्रदेश का पर्याप्त विकास हो सके। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निवेशक प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून छोटे किसानों के हित में हैं, लेकिन लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देशी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के सांसद और 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक शर्मा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। COP26 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के निर्णय लेने वाले निकाय से संबंधित है, जिसका 26वां सत्र
इस वर्ष नवंबर में ब्रिटेन ग्लासगो में आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री और श्री शर्मा ने COP26 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत ब्रिटेन के सहयोग पर चर्चा की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने पेरिस समझौते और COP26 में सफल आयोजन के लिए रचनात्मक रूप से काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेमेक मेकनॉन हसन की 4 दिन की भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री हसन बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इथियोपिया के दूतावास में नई चांसरी और आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे शुक्रवार की शाम हैदराबाद हाउस में डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडुलिडेस के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी ऐतिहासिक मित्रता और गहरे रिश्तों को दोहराया। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के साथ ही वैश्विक और बड़ी क्षेत्रीय घटनाओं पर भी चर्चा की। बातचीत में भारत और साइप्रस का साझा दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला रूस के उप विदेश मंत्री इगोर मोरगुलोव के निमंत्रण पर कल से मॉस्को की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे श्री मोरगुलोव के साथ भारत और रूस के विदेश विभागों के बीच अगले दौर की वार्ता करेंगे। इस बैठक में दोनों पक्ष आगामी उच्च स्तरीय विचार विमर्श समेत द्विपक्षीय समझौतों के तमाम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत कोविड टीकाकरण में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश को आध्यात्मिक और आरोग्य पर्यटन का केंद्र बनाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और COP26 के सफल नतीजों के लिए रचनात्मक रूप से काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेजन इंडिया देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का विनिर्माण शुरू करेगी। देश में अब तक 87 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रन से हराया। 4 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि की संचयी दर 5.27% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में महामारी के सक्रिय मामले 1,40,000 से कम रह गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 56 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि लद्दाख, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा में पात्र स्वास्थ्य कर्मियों में से 60% से अधिक को कोविड महामारी का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो गोवा का है। पहले 3 दिनों में जितने लोगों को सेकेंड डोज दी जानी चाहिए थी, गोवा ने 100% लोगों को सेकेंड डोज दी है। 100% सेकेंड डोज एडमिनिस्टर्ड इन गोवा फॉर फर्स्ट 3 days। गुजरात हैज गिवन 86%, त्रिपुरा 85%, तेलंगाना 81%, उत्तर प्रदेश 81%, आसाम 69%, झारखंड 68%, लद्दाख 64%. So this is now gradually picking up across other states, but these are states who have done exceptionally well in administering second doses in the first 3 days of the second dose administration. स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आने वाले विमान यात्रियों के मामले में भी इसी तरह की नीति अपनाई जा सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने बताया
कि वैज्ञानिक कोविड-19 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को अलग कर उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोगों में कोविड-19 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन का पता चला है। इन सभी को उनके संपर्क में आए लोगों सहित क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि आज भारत में कोविड महामारी के ब्रिटेन वाले स्ट्रेन के 187 मामले हैं और क्वारंटीन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। उनके संपर्क में आए लोगों का भी परीक्षण किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत ने अब तक 24 देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने पहला टीका लगा चुके लोगों से दूसरा टीका जल्द लगवाने की अपील की। जिन हेल्थ केयर वर्कर्स ने अभी तक अपनी पहली डोज भी नहीं ली है और वो चिन्हित हुए हैं, उनको हम एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज अपनी वैक्सीनेशन की डोज जो है उसको लीजिए, पहली को लीजिए, फिर दूसरी डोज को लीजिए। और जैसे कि आपको पिछली बार ही सूचित किया गया था कि अब कहा गया है कि बाई दिस डेट आपको बताया जाएगा, आप आ जाइए, और फिर जो आ जाएंगे उनको मॉप अप राउंड 24 तारीख 25 तारीख तक कर दिया जाएगा। तो ये काम हमने समाप्त करना है, क्योंकि बहुत बड़ा जो समूह अगला है मोर देन 50 ईयर्स वाला है, उनको हमने लेने का काम बहुत ही जल्दी उस काम पे लगना है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य में अब तक 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बेंगलुरु में आज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 महीने के भीतर भारत में जिस तरह से कोविड-19 टीकों का विकास और उत्पादन किया है, वो बड़े गर्व का विषय है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-23314444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert by Ask AIR पर प्रश्न पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 50 यात्रियों को ले जा रही एक बस के आज सुबह नहर में गिरने की दुर्घटना में 7 लोगों को बचा लिया गया है। बचाव और राहत कार्य अब पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। सीधी बस हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि 45 शव पानी से बाहर निकाले जा चुके हैं। इनमें 24 पुरुष, 20 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। इसके पहले प्रशासन SDRF ने व्यापक बचाव अभियान चलाया। जिस समय यह हादसा हुआ, बस सीधी से सतना जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सतत संपर्क में रहे। प्रधानमंत्री ने सीधी बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख की राहत राशि दिए जाने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की राहत राशि प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत के रूप में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने आज दावा किया कि उनकी सरकार अब भी बहुमत में है। आज कांग्रेस विधायक जॉन कुमार के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की संख्या 14 हो गई है। पार्टी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये हैं दिनेश अनावड़िया और राम मोकरिया। श्री अनावड़िया भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल और भाजपा नेता अभय भारद्वाज के निधन के बाद गुजरात में राज्यसभा की खाली हुई 2 सीटों के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान 1 मार्च को होगा।
सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस सूचना को गलत बताया है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेजॉन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करेगा, जिसकी शुरुआत चेन्नई स्थित उसके कारखाने में अमेजॉन फायर TV स्टिक से होगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेजॉन ग्लोबल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत के लिए कंट्री हेड अमित अग्रवाल के साथ आज वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि भारत निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया है और इलेक्ट्रॉनिक तथा IT उत्पादों से संबंधित उद्योगों की वैश्विक सप्लाई चेन का प्रमुख देश बनने जा रहा है। श्री प्रसाद ने कहा कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन देने की योजना शुरू करने के भारत सरकार के फैसले को दुनिया भर में काफी सराहा गया है। चेन्नई में कारखाना लगाने के अमेजॉन के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। श्री रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि इससे डिजिटल तरीके से सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अभियान को भी बल मिलेगा। अमेजॉन फोक्सकॉन की सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए अनुबंध के आधार पर उत्पादन शुरू करेगा। इस साल के अंत तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है। अमेजॉन के चेन्नई स्थित कारखाने में हर साल लाखों फायर TV स्टिक्स का उत्पादन होगा, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जा सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निवेशकों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के पीछे सोच और सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने सरकार के विचार के लिए कई सुझाव रखे। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड की ये 587वीं बैठक थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। बोर्ड ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों और बैंकों में शिकायतों के समाधान की प्रणाली को सुदृढ़ करने सहित रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आने वाले अनेक विषयों की समीक्षा की। प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य को 17 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। धन शोधन के एक मामले में ये कार्रवाई की गई। देश भर में आज वसंत पंचमी और मां सरस्वती की पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स के अवसर पर भेजी गई चादर चढ़ाई। श्री नकवी ने प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़ा, जिसमें ख्वाजा साहब के सालाना उर्स के अवसर पर देश और विदेश में उनके अनुयायियों के प्रति सद्भावना और शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। चेन्नई में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच 317 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारत की इंग्लैंड पर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 89 साल के इतिहास में भारत की इंग्लैंड पर यह सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने 134 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 286 रन बनाकर इंग्लैंड को 482 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 164 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए। अपने पहले टेस्ट मैच में ऐसा करने वाले वो देश के छठे गेंदबाज बने। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 106 रन बनाए। उन्होंने इस मैच में कुल 8 विकेट लिए। अब ये ऋषभ पंत सामने वाली टीम के अहम के वहम को तोड़ दिया इस भारतीय टीम ने। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी कायम रखी है। भारत अब फाइनल में पहुंचने की होड़ में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं इंग्लैंड की टीम चौथे नंबर पर फिसल गई है। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन परिसर में क्रीड़ा स्थल का उद्घाटन किया। इसमें एक फुटबॉल मैदान तथा बास्केटबॉल कोर्ट भी है। इस अवसर पर एक प्रदर्शन फुटबॉल मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें गरीब बच्चों के लिए काम करने वाले एक ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक गिरकर 52,104 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1 अंक की गिरावट के साथ 15,313 पर आ गया। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में कल हल्का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 11 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 21 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 20 और 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में भी सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 8 और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और गुवाहाटी में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी स्थानीय समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत कोविड टीकाकरण में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश को आध्यात्मिक और आरोग्य पर्यटन का केंद्र बनाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और COP26 के सफल नतीजों के लिए रचनात्मक रूप से काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेज़न इंडिया देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का विनिर्माण शुरू करेगी। देश में अब तक 87 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रन से हराया। 4 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।